आज हम करने वाले एक अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट। देखो हमारे पास बाइक है और हम देखेंगे इस बाइक में दम कितना है। तो दम कैसे नापेंगे? एक्चुअली हम नापने वाले हैं टॉर्क। उसके लिए देखो मैंने यहाँ पर एक रस्सी बांध दी है। अब पहिया इस डायरेक्शन में घूमना चाहता है लेकिन रस्सी उसे रोक के रखेगी और रस्सी में कितना फोर्स है वो हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे। ये देखो मैंने एक वेइंग मशीन लगा दी है और जितना भी इसमें फोर्स लगाते हैं देखो वैल्यू यहाँ पे न्यूटन में हमें वैल्यू मिलती है। न्यूटन यूनिट सेलेक्ट की हुई है और अब मैं बाइक को स्टार्ट करूँगा और देखेंगे कि मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पर कितना जनरेट होता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहाँ पर देखो हमारा ये पहिया है, पहिए में एक ये चेन इस पर फोर्स लगाती है इंजन के कारण, तो फोर्स इनटू ये वाला रेडियस पहिए पर टॉर्क आ जाता है इंजन के कारण। फिर हमारी रस्सी है, रस्सी भी यहाँ पर कुछ टेंशन आ जाएगी रस्सी में, तो रस्सी इस पर उल्टे डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगी। दोनों टॉर्क बराबर होंगे इसलिए हमारी बाइक का पहिया नहीं घूमेगा। तो यहाँ पर हम टॉर्क बैलेंस की सिंपल सी इक्वेशन लगा सकते हैं और इस रस्सी का ये वाले डिस्टेंस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाता है रस्सी के कारण इस पहिए में कितना टॉर्क है। अच्छा, अगर मैं इस बाइक की वेबसाइट पे जाकर चेक करूं तो मुझे वहां से टॉर्क की वैल्यू मिलती है। टॉर्क इज इक्वल टू 10.3 न्यूटन मीटर एट सम आरपीएम। तो ये मैक्सिमम टॉर्क जो बाइक लगा सकती है वो हमें मिल गई है वैल्यू। हमें ये डिस्टेंस इसकी वैल्यू लगभग है 0.2 मीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास है वैल्यू 0.2 मीटर और यहाँ से फोर्स की वैल्यू आ जाती है 10.3 डिवाइडेड बाई आर यानी कि 51.3 न्यूटन। अब देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या हमें वाकई 51.3 न्यूटन की वैल्यू देखने को मिलती है या नहीं। ये हमने मशीन ऑन कर दी है। फोर्स की वैल्यू है न्यूटन में 0 न्यूटन अभी हमें दिख रहा है। नापे बंद कर। ये क्या हुआ यार? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वैल्यू आएगी सिर्फ 50 किलोग्राम 51 किलोग्राम, यहाँ पे वैल्यू 600 किलोग्राम आ गई। तो गड़बड़ क्या हुई? क्या हमारी कैलकुलेशंस गलत है या बाइक की वेबसाइट पे जो टॉर्क की वैल्यू लिखी थी 10.3 न्यूटन मीटर वो गलत है? कुछ तो झोल है, आओ पता करते हैं। हमारी बाइक का रेटेड टॉर्क है 10.3 न्यूटन मीटर और फिर हमारा ये वाला जो डिस्टेंस है, ये देखो पहिए के एक्सल से हमने जहाँ पर रस्सी बांध के इस तरीके से फोर्स लगा रहे थे वो वाला डिस्टेंस आ जाता है लगभग 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख दी है 0.2 मीटर और टॉर्क का फॉर्मूला आता है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो यहाँ से हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाती है कि फोर्स की वैल्यू आनी चाहिए 51.3 न्यूटन, लेकिन एक्चुअली हमने फील्ड में देखा था कि हमारे फोर्स की वैल्यू आ जाती है लगभग 1200 न्यूटन। वीडियो इसका रिकॉर्ड नहीं हुआ है लेकिन हमने रीडिंग देखी थी कि हमारे फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम आती है अप्रॉक्सीमेटली 1200 न्यूटन। तो ये इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आ रहा है? हमारी साइंस कहाँ पे गलत हो गई है? किसी भी बाइक में इंजन और पहिया डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। यहाँ पर इंजन होगा, इंजन किसी गियर बॉक्स में जाएगा। बाइक्स में गियर होते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से, फिर गियर से एक चेन घूमती है, चेन से फिर पहिए में हमारे पास पावर इस तरीके से डिलीवर होती है। ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें बीच में आती हैं। और अगर आपके पास जो भी बाइक है उसके आप यूज़र मैनुअल डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको एक इस तरह की टेबल मिलेगी। अब इस टेबल को समझते हैं है क्या। देखो यहाँ पे है पावर ट्रांसमिशन के बारे में कुछ लिखा है, इसमें है प्राइमरी रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? देखो हमारा एक इंजन होता है, इंजन के अंदर एक हर इंजन में से एक ऐसे इस तरीके से शाफ्ट निकली होती है और वो इस तरीके से घूम रही होती है, बहुत तेज वो घूम रही होती है। यहाँ पर इंजन का सिर्फ एक काम होता है, वो एक शाफ्ट को घुमाता है। फिर आप उसको यूज करके पानी का पंप बनाओ, चाहे मोटरसाइकिल बनाओ, चाहे कार बनाओ, कुछ भी करो, एक इंजन में हमेशा सिर्फ एक शाफ्ट घूमती है, यही वहां से आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर जो इंजन का आउटपुट मिलता है वो शाफ्ट बहुत तेजी से घूम रही होती है, उसकी आरपीएम बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा भी होगा बाइक में इस तरीके से लिखा रहता है 1000 आरपीएम 2000 आरपीएम। तो 2000 रोटेशन पर मिनट पे हमारा इंजन घूम रहा है, लेकिन हमारी बाइक का पहिया तो बहुत धीरे घूमता है। तो यहाँ पर हमें जो आरपीएम है उसको रिड्यूस करना पड़ता है, उसे कम करना पड़ता है। तो ये हमारा प्राइमरी रिडक्शन है। यहाँ पर जो भी शाफ्ट है
वो डायरेक्टली गियर बॉक्स में भी कनेक्टेड नहीं होते। यहाँ पर इसमें मान लो एक छोटा वाला हम इस तरीके से गियर लगा देते हैं, फिर गियर बॉक्स में इस तरीके से बड़ा वाला गियर हो सकता है। तो ये अगर 1, 2 या 3 चक्कर अगर ये घूमेगी तब जाकर के इसका एक चक्कर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमने रोटेशन पर मिनट यानी कि उसकी जो रोटेशनल वेलोसिटी है उसको कम कर दिया है, और इसीलिए उसे बोलते जाते हैं प्राइमरी रिडक्शन, क्योंकि ये सबसे पहले हो गया। तो यहाँ से यहाँ आते समय हमारी एंगुलर वेलोसिटी इस फैक्टर से रिड्यूस हुई है, तो हमारे टॉर्क की वैल्यू इसी फैक्टर से बढ़ गई होगी। तो यहाँ पर अगर हमारा टॉर्क था 10.3 न्यूटन मीटर, क्योंकि जो भी ये टॉर्क की वैल्यू लिखी होती है वो इंजन की टॉर्क वैल्यू होती है, बाइक की टॉर्क वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ से गियर बॉक्स में आते आते हमारे टॉर्क को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर से। फिर उसके बाद हमारे पास बहुत सारे गियर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से बहुत सारे गियर हो सकते हैं। हर गियर का अपना एक रिडक्शन रेशियो होता है, तो फिर हम वो वाला रेशियो भी यूज़ करेंगे। उसके बाद गियर बॉक्स से डायरेक्ट पहिया कनेक्टेड नहीं होता है, गियर बॉक्स से इस तरीके से कुछ घूम रहा होता है और उसमें इस तरीके से चेन लगी होती है। तो इनके भी गियर टीथ रेशियोज अलग अलग हो सकते हैं, तो वो भी एक तरीके से गियर की तरह काम करता है। और यहाँ पर भी हमारे पास कुछ रिडक्शन होता है, तो हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कम होती जाती है। जैसे यहाँ पर अगर हमारी एंगुलर वेलोसिटी 1000 थी, तो पहले उसको 3.35 से हम डिवाइड करेंगे, फिर 3.416 से डिवाइड करेंगे, फिर उसको 2.928 इन तीनों नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पहिए की एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। टॉर्क के साथ क्या होगा? टॉर्क मल्टीप्लाई होगा। हमारे इंजन का इनिशियल टॉर्क था 10.3 न्यूटन मीटर, उसमें हम ये तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल टॉर्क एट द व्हील, उस टॉर्क की वैल्यू आ जाती है लगभग 345.1 न्यूटन मीटर। देखो हमारा टॉर्क इंजन का था सिर्फ 10.3 न्यूटन मीटर, लेकिन ये पूरा जो ड्राइव ट्रेन मैकेनिज्म से बोला जाता है, ड्राइव ट्रेन, उसकी वजह से हमारा टॉर्क पहिए पे बढ़ चुका है, वो आ गया है 345.1 न्यूटन मीटर। देखो काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। इसी तरीके से बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके कारण आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है। जैसे वो हो सकता है आप कंसिस्टेंटली क्लासेस ले रहे हो नहीं, आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ रहे हो नहीं, कहीं आपकी कोई चीज़ें छूट तो नहीं पा रही है, और पढ़ने के बाद भी आप क्या अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहे हो, आप देख पा रहे हो कि अपने कॉम्पिटिशन में आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी रैंक कितनी आ रही है मॉक टेस्ट में। तो ये सभी चीज़ें आपको मिलती हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे, और उसके लिए आपको लगता है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। आप किसी भी कैटेगरी में आपका चाहे जो गोल हो, आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो मेरा कोड जो है क्रैशअप। क्रैशअप यूज़ करने से आपको मिलता है 10% डिस्काउंट, और इससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपकी रैंक काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें 2 साल के पीरियड में आपकी रैंक को बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँचा सकती हैं। क्रैशअप याद रखना, क्रैशअप क्या है, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी प्लीज़ देखो। और अब देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कैलकुलेशंस में गड़बड़ क्या हुई थी। देखो हमारा रेटेड टॉर्क था 10.3 न्यूटन मीटर, ये था हमारा इंजन का टॉर्क, लेकिन उसके बाद ड्राइव चेन के कारण जो हमारा टॉर्क एट व्हील आ जाता है वो आ जाता है 345.1 न्यूटन मीटर। इसकी कैलकुलेशंस अभी हमने देखी थी। अब यहाँ पर टॉर्क आ रहा है, और ये जो डिस्टेंस है ये था 0.2 मीटर। इससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पर फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पर जो फोर्स आता है वो आता है 1725.5 न्यूटन। इतना फोर्स आ सकता है, लेकिन हमारा फोर्स कितना आया? हमारा फोर्स आया 1200 न्यूटन। एक्चुअली इतनी वैल्यू आनी चाहिए थी, आई सिर्फ इतनी। तो ऐसा क्यों हुआ? ये तो काफ़ी ज़्यादा एरर है। तो एक काम करते हैं, एरर कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम जानने की कोशिश करते हैं हमारी वैल्यू कम क्यों आई होगी। सबसे पहला कारण, जब भी इंजन में इस तरीके से टॉर्क लिखा होता है तो वहाँ लिखा होता है एट 5300 RPM। जब इंजन की इतनी रोटेशन होंगी उस वक्त हमारे टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होती है जो उन्होंने लिखी हुई है। जब हमने फोर्स को मेजर किया था हमें नहीं पता था कि हमारी RPM इतनी है, या हो सकता है सिर्फ 4000 RPM पे हम हो, तो हमारी टेस्टिंग कंडीशंस आइडियल नहीं थी। दूसरी बात, ये जो टॉर्क मेजर किया जाता है ये डायरेक्टली इंजन का आउटपुट होता है। ये हम जो मेजर कर रहे थे एक्चुअली उसको कैलकुलेट ट्रांसमिट कर करके पहिए पे लाके पहिए पे मेजर कर रहे थे। तो हो सकता है बीच में बहुत सारे जो गियर्स वगैरह होते हैं उनके इंटरनल फ्रिक्शन के कारण हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू में लॉस आ गया हो। तीसरा कारण क्या हो सकता है, हमारी ये जो रस्सी थी ये भी ज़रूरी नहीं है यहाँ पर इस तरीके से परपेंडिकुलर रही हो रस्सी, हो सकता है ऐसे टेढ़ी हो गई हो। उस केस में आप देखोगे कि एक्चुअली हमारे फोर्स की वैल्यू बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी रस्सी भी यहाँ पर सीधे लगी हुई थी, यहाँ पे बहुत सारे और बाइक के पार्ट्स थे तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा वहाँ पे भी गड़बड़ हो रही थी। लेकिन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम मिस कर रहे हैं, वो ये कि हमारा पहिया इस तरीके से हवा में फ्रीली सस्पेंडेड नहीं था, हमारी बाइक ज़मीन पे रखी हुई थी। तो थोड़ा सा टॉर्क वो ज़मीन पे बाइक घूमना चाहेगी लेकिन आगे जा नहीं सकती, तो ज़मीन भी थोड़ी ऐसी हो जाती है कर्वेचर वाली, उसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा एरर आ सकता है। तो बहुत सारे एरर आ गए थे, लेकिन फिर भी हम ठीक ठाक रेंज में फोर्स को ला पाए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब इस एक बार बाइक का पहिया इस तरीके से घूमता है तो यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा होता है। वैसे पहले हमने इस
स्केल को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था और इसकी मैक्सिमम लिमिट है 50 किलोग्राम, यानी कि लगभग 500 न्यूटन तक का उससे हम फोर्स नाप सकते हैं। लेकिन हमारा फोर्स 1200 न्यूटन है तो वो ओवरलोड हो गया था, उसकी कैपेसिटी से बाहर था। फिर हम ये दूसरा ले गए, ये अप टू 500 किलोग्राम यानी कि अप टू 5000 न्यूटन ये फोर्स मेजर कर सकता है। तो इसके साथ हम और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो प्लीज़ हेलो साइंस को सब्सक्राइब करना। अच्छा, हमारी जो बाइक थी वो थी 125 सीसी की क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये क्या होता है ये डिस्प्लेसमेंट, ये भी किसी और वीडियो में देखेंगे। आप चाहो तो 100 सीसी की बाइक के साथ अपने एक्सपेरिमेंट करके हमें बता सकते हो। रिजल्ट कमेंट कर देना, क्या है आपकी टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी मेजर कर पाए हो। और करना मत, वैसे आप एक्सपेरिमेंट करोगे घर पे तो क्या होगा कि इसकी क्लच प्लेट घिस सकती है बाइक की, फिर हो जाएगी आपकी कुटाई, काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो सकता है और एक्सीडेंट तो हो ही सकते हैं। एनीवे, देखते हैं हम, ये कुछ ग्राफ है हमारे पास। जैसे जैसे हम बाइक की आरपीएम बढ़ाते हैं, वो वूं 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 करता है ना, तो इंजन की जो घूमने की स्पीड है इंजन के शाफ्ट की, वो होती है रोटेशन पर मिनट। जैसे जैसे आरपीएम बढ़ती है, देखो टॉर्क की वैल्यू पहले बढ़ती है फिर कम होने लगती है। तो हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आरपीएम है जहाँ पर हमें टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो हर एक इंजन के लिए वो अलग अलग हो सकती है। पावर देखो, पावर भी किसी एक आरपीएम पे मैक्सिमम आती है। पावर में आप देखोगे कि लगभग वो बढ़ती जा रही है, जैसे टॉर्क बढ़ता है फिर कम हो जाता है। ये सब आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस है, इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानना है। तो जब हम बोलते हैं कि हमने इंजन की ट्यूनिंग कराई है, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या ट्यून हो रहा होता है। देखो, हम बोलते हैं कि हमारे इंजन की फ्यूल कंजम्पशन इस रेंज में सबसे ज़्यादा है। अब मैं बोल सकता हूँ कि भाई हमारी मैक्सिमम पावर को इस तरीके से एडजस्ट करो कि इस रेंज में हमें मैक्सिमम पावर मिले। तो मैक्सिमम पावर से हमारी मैक्सिमम स्पीड आती है। तो उस केस में हमें अगर हाईवे पे गाड़ी चलानी है जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से चलते हो, तो उस तरीके से हमें ट्यून करना चाहिए। या फिर अगर मैं सिटी में बहुत ही ट्रैफिक वाले इलाके में चला हूँ जहाँ मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए, बार बार गाड़ी को एक्सेलरेट करना पड़ता है, तो हम बोल देंगे कि इस रीजन में जहाँ पर फ्यूल कंजम्पशन सबसे कम है, यहाँ पर हमारे टॉर्क वाले ग्राफ को इस तरीके से लेगा। इस तरीके से इंजन को ट्यून किया जा सकता है। या फिर हो सकता है कि इन दोनों को इस तरीके से बैलेंस किया जाए कि हमें बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मिले। तो हमारी गाड़ी हाईवे पे भी अच्छी चलेगी, शहर में भी अच्छी चलेगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाइक को जब भी हम व्हीली कराते हैं इस तरीके से, तो आगे का पहिया ऊपर हो जाता है बाइक का, उसे व्हीली बोला जाता है। उसके लिए हम हमेशा बाइक को फर्स्ट गियर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट गियर में मैक्सिमम टॉर्क हमें मिलता है पहिए पे, और जो बाइक का टॉर्क है जो कि न्यूटन मीटर में होता है, उस पर डिपेंड करता है हमारी बाइक का एक्सेलरेशन कितना ज़्यादा है। और बाइक की जो हॉर्स पावर होती है, BHP एक्चुअली बाइक की पावर, उससे पता चलती है कि मैक्सिमम स्पीड बाइक कितनी ले सकती है। तो हमारे पास दो पैरामीटर हैं, एक है टॉर्क, एक है पावर। टॉर्क से पता चलता है एक्सेलरेशन, पावर से पता चलती है मैक्सिमम वेलोसिटी बाइक की कितनी हो सकती है। आपके पास जो भी बाइक है उसकी ये दोनों पैरामीटर्स क्या हैं, उनकी वैल्यू कमेंट करो।